बेटा ये रोप है, एक फ्री एंड है और एक टाइट है, मतलब टाइट है यहाँ से। इस रोप का मास एल दिया है, मतलब लेंथ एल दी है, मास पर यूनिट लेंथ लेमडा दी है। देख पा रहे हो? यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटा? अब तुम्हें थोड़ी देर में क्या होगा, ये चीज ऐसे जाएगी नीचे। ये चीज क्लियर है? अगर हम इसे फ्री छोड़ देंगे जाने के लिए नीचे, तो ये नीचे जाएगी ऐसे कुछ। आपको इस पॉइंट, इस डिस्टेंस को आप x मानो। आपको इस पोर्शन की, ये जो पोर्शन है, ये जब नीचे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x। देखो बेटा, आप ध्यान से देखोगे तो एक पोर्शन हमेशा स्टैटिक है और एक पोर्शन मूविंग होगा। क्या आपको ये बात समझ आई? रोप का ये पोर्शन हमेशा स्टैटिक होगा और ये पोर्शन मूविंग होगा। वेलोसिटी ऑफ मूविंग पोर्शन। बताओ बेटा। इन टर्म्स ऑफ एक्स बताना बेटा। बेटा आपको हिंट चाहिए? बेटा ये क्वेश्चन काफी सिंपल सा है। ये पहली हिंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम। बेटा अगर किसी बच्चे का आंसर आ जाए तो मुझे भेज दो।
बेटा जिसको बेटा देखो कई बार चॉइस की बात होती है, ऐसा नहीं होता कि आपको ऐसा लगता है कि ठीक है आप सही पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, आपको सेलेक्ट होना चाहिए। बेटा आपको गेम का फॉर्मेट समझना पड़ेगा। किसी भी एंट्रेंस का फॉर्मेट हमेशा समेटिव होता है। आप कभी ये नहीं बोल सकते नहीं सर वर्कनजी थ्योरम पढ़े सदियां बीत गई। वर्कनजी थ्योरम कुछ होता ही नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन होता है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी रोप की घटेगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी रोप की। बेटा आप लोग में से कोई कर रहा है कि मैं आंसर बताऊं? बताओ। सर 1 मिनट। ठीक है, टेक 1 मिनट मोर। मेन सोल्यूशन मैंने हिंट लिख रखी है। बेटा आपके सामने देखो ना, एक रस्सी है लटका दी गई है, उसका फ्री एंड है, आप उसे अचानक से छोड़ देते हो और आपको बताना है कि एक्स के टर्म्स में वेलोसिटी कितनी होगी। सर एक पर्टिकुलर टाइम पे बताने की पूरा मतलब ये बताना? नहीं बेटा एक्स के टर्म्स में बताना है ना। नहीं सर, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। हाँ किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नीचे आ जाए कुछ आ जाए। चलो मुझे एक बच्चे का, जी सर। आई एम वेरी हैप्पी। बेटा पता है आपके जो मन में आ रहा है ना, इस लाइन के हिसाब से जो मन में आ रहा है वो करो, आंसर सही होगा। लेट अस सपोज कि ये वाली हाइट y है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा बेटा? किसी भी समय रोप की लेंथ कितनी होगी बताओ? 2। बेटा देखो x प्लस 2y होगी, हाँ या ना बताओ? इस पे कोई डाउट है? देखो ये लेंथ x हो गई और ये y प्लस वाई 2y हो जाएगी। पहले अगर चलो मैं यहाँ बोल देता हूँ, यहाँ पे हाइट 0 है, तो सेंटर ऑफ मास किस लोकेशन पे होगा बताओ जरा बेटा, कॉमन सेंस से। ये है ये लेंथ कितनी होगी? क्या ये लेंथ h इक्वल टू L/4 होगी कि नहीं बताओ? कोई डाउट बेटा? नो सर। तो बेटा नया वाला सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? आप कॉमन सेंस से बता दो बेटा। नया वाला सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बेटा बताओ? आपको याद रखना है, देखो हम हमेशा याद रखते हैं कि जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए तुम बेटा बस जब mgh लगाया करो ना, तो बस h सेंटर ऑफ मास का लिया करो, तुम्हारे न्यूमेरिकल में एरर कम आएगा कि हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ से कहाँ मूव किया। जब तुम्हें पता है कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी सिंपली बेटा एक सिंपली बेटा जितना ये डिक्रीज है ना उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज है, तो मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर लो। समझ पा रहे हो? बस टेक्निक क्या होगी बेटा, ये पोर्शन पूरा रेस्ट में है, तो इतने के पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्या मेरी बात समझ पाए? तुम चाहो तो ये जो वाई लेंथ है ना, ये वाई लेंथ निकाल लो, वाई आ जाएगी तुम्हारी L-x/2। तो जो इसका मास आ जाएगा बेटा, कॉमन सेंस से देखो यहाँ लेमडा दे रखा है, मास पर यूनिट लेंथ। तो इस सेक्शन का जो मास आ जाए, क्योंकि इसी के पास काइनेटिक एनर्जी है, बाकी रोप रेस्ट पे है। बेटा आप लोग को समझ तो आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, बेटा यहाँ पे स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो बाद में जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ, मास कितना है इसका बेटा? लेमडा इंटू वाई, ये जो लेंथ है वाई, तो वो इसका मास आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ लेमडा L-x/2 इंटू वी स्क्वायर। ये आया काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सेक्शन, क्योंकि इसी के पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी।
हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी बेटा करें, बेटा मैग्नीट्यूड टू मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हो तो बस एम तो सेम ही रहेगा। एम को आप क्या लिख सकते हो बेटा बताओ, मास कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू टोटल लेंथ कितनी थी बेटा, एल, तो एल के टर्म्स में आ गया एम, जी जी रहेगा। और एच क्या लिखना है, डिफरेंस इन हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले एल बाई, मतलब मैं ऊपर से ही नापता हूँ बेटा, देखो एच इक्वल टू 0 है, तो पहले हाइट एल बाई 4 थी, मतलब नीचे की तरफ सोचो एल बाई 4, बाद में बेटा कितना हो जाएगा, आप बताओ कितना आएगा बेटा, इसकी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, मुझे एक्स के टर्म्स में बताओ, और एल के टर्म्स में इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, बेटा कॉमन सेंस से कर लोगे। मैं आपको सिंपली ऐसे बोलता हूँ, देखो इस एक्स लेंथ का एक्स बाई 2 पे होगा, बेटा आप लोग निकाल लोगे सेंटर ऑफ मास कि मैं करूं, अच्छा देखो बेटा तुम इसको दो वायर मान लो, एक इधर और एक इधर, इधर वाले का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, इसका मास आपको ऑलरेडी पता है, इसका मास आप यहाँ निकाल चुके हो, इसका मास आ चुका है m इक्वल टू लेमडा वाई, और इसकी ऊपर से हाइट कितनी होगी इसके सेंटर ऑफ मास की, बेटा इसकी हाइट होगी x प्लस वाई बाई 2, और जो बाकी पोर्शन है ये x प्लस वाई लंबा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा x प्लस वाई बाई 2 पे, तो उसका सेंटर ऑफ मास आया ऊपर से x प्लस वाई बाई 2 पे, और इस सेक्शन का मास आया लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई। बेटा आप बात समझ गए, और y को तुम हर जगह l माइनस एक्स बाई 2 से रिप्लेस कर देना, क्योंकि हमको y के टर्म्स में नहीं x के टर्म्स में चाहिए, इतना आ गया। अच्छा बेटा बताओ, रस्सी अगर 2 पॉइंट मास हो गई, तुम जैसे ही पोर्शन का इस पोर्शन का मास निकाल लेते हो, वो बीच में कहीं आएगा, इस पोर्शन का मास निकाल लेते हो, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल लो, वो कहीं पॉइंट आएगा, वो भी कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, उसके बाद तुम्हें एक नया सेंटर ऑफ मास मिलेगा, उस वाले को तुम l बाई 4, मतलब देखो वो नीचे होगा ज्यादा, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो नया वाला जो आएगा माइनस एल बाई 4, मतलब समथिंग जो तुम कैलकुलेट करोगे माइनस एल बाई 4, अब ये तुम इक्वेट कर सकते हो, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, और आपका आंसर आ जाएगा। बेटा मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग प्लीज देख लो, मैच कर लो किस किस बच्चे का आया। चलो, मुझे उम्मीद है कि पिछले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों में से कईयों का आया होगा, या पास होंगे निकालने के। डोंट वरी बेटा, इसमें ना थोड़ा सा लेंदी है, पर एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो रीअरेंज करके अच्छा बना देते हैं। डोंट वरी, आपकी कैलकुलेशन इतनी लंबी नहीं लगेगी उसमें। नोट कर लिया आपने आंसर, सर वो लेंथ मतलब कि पूरे रोप का था। हाँ लेंथ पूरे रूप का था बेटा। सर तो वो इक्वेशन तो फिर L इक्वल्स टू 2x प्लस 2y हो जाएगा। क्या 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 बेटा, दोबारा बोलो बेटा, क्या सर बोलो। वो पिछले पेज में, सर वो ऊपर मैंने लिखा है ना, L इक्वल्स टू 2x प्लस 2y होगा ना। अरे ये हवा है रे, यहाँ पे थोड़ा ना ये है एक्स है। अच्छा जी सर, जी सर, हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग करो, आंसर नहीं मैच करेगा तो मुझे बताना बेटा। नोट कर लिया आंसर बेटा। यस सर। देखो इंटरनेट आपका साथी नहीं है, एक रफ कॉपी और उस पर और चलती हुई पेन आपका साथी है, बस ये बहुत देर में समझ आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक एनएलएम का क्वेश्चन करते हैं। चलो, एक 20 kg का ऑब्जेक्ट है, पुली को देखो,
एक और 20 kg है और एक और पुली है और यहाँ पे एक ऐसा रॉड है जो बांधा हुआ है। एक रोप ही है, एक रोप ऐसे घूम के जा रही है इस पुली से ऐसे होते हुए इस पुली के। बेटा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है पर आप भावनाओं को समझ जाओ। ऐसे है, उसके बाद यहाँ पे एक फोर्स लगाया जा रहा है 40t। आप ये बात समझ गए फोर्स 40t का मतलब क्या है? टाइम पुट करोगे तो ऐसा आएगा रिलेशन, t इक्वल टू 0 पे 0, t इक्वल टू 1 पे 40 न्यूटन। इस टाइप पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। यहाँ तक बेटा कोई डाउट है? अब बस एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ का सरफेस और यहाँ का सरफेस रफ दिया हुआ है। दिस सरफेस हैज बीन गिवन रफ विथ म्यू की वैल्यू 0.4 फॉर बोथ। आपको एक्सेलरेशन, इसका नाम रखता हूं ब्लॉक ए और इसका नाम ब्लॉक बी। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। कोई भी एक निकालोगे दूसरे का आंसर अपने आप आ जाएगा। सोचो बेटा और बताओ मुझे। सर एक बार पहला स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल। बेटा जूझने का जज्बा पैदा करो, सबके लिए बोल रहा हूँ बेटा। जिसको तुरंत आंसर चाहिए बेटा, लाइफ में उसको कभी किसी चीज का आंसर नहीं मिलेगा। पेशेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है और ये एंट्रेंस के लिए सबसे जरूरी हथियार होता है। कंपैरिजन मत करना अपने दोस्तों से और पेशेंस रखना, क्योंकि बेटा सबका तरीका अलग होता है। तो तुम किसी भी दोस्त को एग्जैक्ट फॉलो करोगे ना तो तुम बर्बाद हो जाओगे। यस सर, हो गया। हो गया बेटा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका कंस्ट्रेंट मोशन का कॉन्सेप्ट की रिवीजन कराएगा और एफबीडी बनाना जो बच्चे भूल जाते हैं टाइम के साथ उसका रिवीजन कराएगा। फ्री बॉडी डायग्राम इसमें बहुत प्यारा बनेगा बेटा। बेटा आप लोग को लगता है टीचर ये देखता है कि कौन कौन बच्चे सही आंसर दे रहे हैं? बेटा टीचर सिर्फ ये देखता है किस बच्चे की पेन चल रही है, क्योंकि आखिरी में उसी का सिलेक्शन होता है। इररिस्पेक्टिव आपको जब लगे कि हाँ मैं सही आंसर दे रहा हूँ, गलत आंसर दे रहा हूँ, आप भी देखिएगा जो बच्चा आंसर्स देता है अल्टीमेटली उसी की नॉलेज बढ़ती जा रही है। बेटा आप मेरे साथ साथ, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा बट मैं एफबीडी बना रहा हूँ। कैलकुलेशन बेटा आप ही करोगे हमेशा। अगर हम ब्लॉक 1 को देखें तो उसका एफबीडी कैसे बनेगा? मतलब ये वाला ब्लॉक जो हमारा पहले वाला ब्लॉक है, ये वाला एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी। बेटा कितने बच्चों को याद है वन रूफ वन टेंशन होता है? याद है बेटा? तो अगर इस पे टेंशन टी लग रहा है तो बेटा इस एक रोप में एक ही टेंशन, जो रेड वाले रोप है सब में टेंशन टी होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2t आ जाएगा बेटा। अगर इस पुल्ली का एफबीडी बनाओगे तो आपको याद रहेगा, अगर टी टी तो इधर 2t और एक रस्सी में एक ही टेंशन होता है। तो ब्लॉक बी का जब तुम एफबीडी बनाओगे तो तुमको कुछ ऐसा दिखेगा, टी
2t, इस पुली की वजह से 2t आएगा ब्लॉक बी पे। बेटा और कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा ना, और 40t। तो अगर मैं कभी भी इक्वेशन लिखूंगा किसी भी टाइम पे, 40t माइनस 3t माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 20 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी। हाँ बेटा, इतनी जल्दी आंसर, गुड, आई एम वेरी हैप्पी। चलो अब इसी तरह से हम ब्लॉक बी का एफबीडी बनाते हैं। पहले एफबीडी बनाने पे ध्यान दो, क्योंकि बेटा हमारा मेन पर्पस रिवीजन है। अगर तुम पुल्ली का एफबीडी बनाते तो ये मिलता। अब ब्लॉक ए का एफबीडी बनाते हैं। ये ब्लॉक बी का था। ब्लॉक ए का एफबीडी में तुमको क्या मिलता बेटा? देखो ये टेंशन टी टी, तो यहाँ पे 2t पहुंच जाता, यानी इसके लिए इक्वेशन है 2t इस तरफ, फ्रिक्शन F इस तरफ, और ये मास 20 के लिए। इसके लिए इक्वेशन हो जाती काफी सिंपल सी, 2t माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू m में मास तो हमें पता ही है 20 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। बेटा दोनों के लिए इक्वेशन लिख ली। अब बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी बेटा? बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया इतना? यहां तक नोट हो गया बेटा? यस सर। जी सर। अच्छा आप मुझे बताओ, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी चलेंगे कब? आपको फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा ना, तभी चलेंगे ना वो। बेटा प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो। आप कभी भी जब सोचोगे कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी कब चलेंगे, जब दे हैव ओवरकम द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाता। अच्छा बेटा कितने बच्चों को कंस्ट्रेंट मोशन थोड़ा थोड़ा याद है? मैं हेल्प करता हूँ। क्या रूप ऑफ द लेंथ कांस्टेंट होती है? ये सबको याद है बेटा? इस क्वेश्चन से हम क्या क्या सीखेंगे? ब्लॉक का एफबीडी बनाना, उसका कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन क्या था? अगर रूप ऑफ द लेंथ को देखें वो कांस्टेंट रहती है। बेटा एक सिंपल सी भाषा में एक बात बोलूंगा कि अगर तुम ध्यान दोगे तो जब ये वाला ब्लॉक, जैसे मान लो तुमको मैंने बोला ये ब्लॉक कितना चल रहा है, तो कितने बच्चों को समझ आता है इस ब्लॉक का? अगर मैं ये लेंथ x बोलूं, ये लेंथ x दिख रही है बेटा? देख पा रहे हो? जी सर। ये भी लेंथ x हो गई, ठीक है। और मान लो ये लेंथ y है, और ये लेंथ बेटा y प्लस एक्स ही रहेगी ना। तो टोटल लेंथ ऑफ द रोप क्या हो जाएगी? आप बताओ, कॉमन सेंस से बताओ। 2x मतलब 3x प्लस 2y। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अच्छा बेटा मुझे बताओ dx बाई dt किसकी वेलोसिटी होगी? सिंपल सी बात बताओ। अगर मान लो ब्लॉक बी आगे जाएगा, तो ये जमीन है, ये रेफरेंस है आपका, तो dx बाई dt वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी होगा। देख पा रहे हो? और dy बाई dt किसकी वेलोसिटी होगा बेटा बताओ? ब्लॉक ए का होगा। अर्थ के रिस्पेक्ट में देखो ना, y अगर कम होगा तो ए की स्पीड राइट साइड में बढ़ेगी। ये बात समझ आई? x अगर बढ़ेगा
तो ब्लॉक बी की स्पीड राइट हैंड साइड में बढ़ेगी। बट एक सिंपल सी बात है, दिस इज लेंथ, कंजर्वेशन ऑफ लेंथ इतना आया। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हो, टोटल लेंथ चेंज नहीं होगी, तो dl बाई डी टी 0 आएगा। अब यहाँ आता है 3 dx बाई डी टी प्लस 2 dy बाई डी टी। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा कितना कितना आ जाएगा, 3 टी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ तक तुम्हारा दिमाग चल रहा है बेटा? बात समझ पाए बेटा? अच्छा, कितने लोगों को ये सिंपल सी बात समझ आएगी कि ये है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी और ये है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए। ये समझ आया बेटा? किसी भी चीज का एक्सेलरेशन उसका चेंज इन पोजीशन होता है, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो। देख पा रहे हो? मतलब चेंज इन पोजीशन का डबल डेरिवेटिव होता है। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो यस सर। तो आपको ये समझ आया कि इन दोनों के एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी था और ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए था। तो आपको बस इतना समझ आना चाहिए कि अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी बाई एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए लिखूंगा तो कितना मैग्नीट्यूड में वो कितना आ जाएगा बताओ? तो बेटा आपको दिख रहा है ये? आपको ये ऐसा दिख रहा है, हाँ या ना बताओ? तो क्यों लंबे लंबे इक्वेशंस को बनाएं, थोड़ा वेरिएबल घटा देते हैं। पहले वाले में एक्सेलरेशन को ब्लॉक बी को अगर हम ए मान लें, इसको अगर हम ए लिखें, तो अगले वाले का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 3/2 ए हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? यहां तक क्लियर है बेटा? और बेटा मेरी बात सुनना, एग्जामिनेशन में ये सब दिमाग में करना। दिस शुड बी डन इन योर हेड ओनली। ये क्लास है इसलिए ऐसे लिखा जा रहा है। यहाँ कॉमन सेंस से देखना, खट 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 खट, जैसे ये लिखा तुम्हें समझ आ जाएगा उन दोनों का एक्सेलरेशन का रेशियो कैसे होगा। ठीक है बेटा? यहाँ तक नोट हो गया बेटा? अब बेटा चुपचाप से मुझे ये बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन को 1 बोलूं और इसको 2 बोलूं, तो यहाँ तक तुम लोग नोट कर चुके हो? ए बी को ए लिख लेना, ए इसको उतना 3/2 लिख लेना। बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं? जी सर। बेटा बस इतना देखना कि यहाँ पे अब इक्वेशन हो जाएगी 2t माइनस एफ इक्वल टू, जैसे यहाँ 3/2 पुट करोगे तो 30a आ जाएगा, और यहाँ पे 40t माइनस 3t माइनस एफ इक्वल टू 20a आ जाएगा। अब अगर तुम ये समझो कि मैं अगर इन दोनों इक्वेशन में से टेंशन को रिमूव कर दूं, मैं बस t को यहाँ पुट कर देना चाहता हूँ, तो t को पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा बताओ? t नहीं चाहिए मुझे, कैपिटल T, टेंशन नहीं चाहिए। मैं यहीं पे थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बेटा करने की, वरना मुझे भी देखना पड़ेगा पीछे पीछे आके। फोर्टी टी माइनस 3 और टेंशन की जगह आप पुट करोगे 30a प्लस एफ बाई 2। मैंने बस यहाँ से टेंशन निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दिया है, माइनस एफ इक्वल टू 20a। बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आएगा, मतलब सिर्फ सिंप्लीफाई करो, सॉल्व मत करो, सिंप्लीफाई करो, बताओ कितना हो जाएगा। अगर तुम सही से सिंप्लीफाई करोगे बेटा, और 40t को चाहो तो अपने दिमाग में कुछ अभी टाइम निकालना है, लेकिन ये अगर तुम्हें हैवी लग रहा है तो इसको x या y मान लो, ताकि आपको
ये थोड़ा सा स्केरी कम लगे। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे आपका यहाँ तक आना चाहिए, सिर्फ 40t हमारा 65a प्लस 5/2f तक आना चाहिए। मोशन कब स्टार्ट होगा बेटा बताओ, कॉमन सेंस से बताओ, व्हेन मोशन विल स्टार्ट। जब मोशन स्टार्ट होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। जब मोशन स्टार्ट होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन होगी, है ना। देखो दोनों केस में जानबूझ के 20-20 केजी लिया है ताकि फ्रिक्शन की वैल्यू सेम रहे, म्यू इंटू एन, हर जगह सब फैक्टर सेम है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब मोशन स्टार्ट हो। रिलेटिव मोशन में फ्रिक्शन हमेशा बेटा स्टैटिक में दिक्कत होती है, रिलेटिव मोशन में तो हमेशा म्यू इंटू एन होता है। तो 0.4 या आप म्यू लिख लो इंटू नॉर्मल रिएक्शन यानी 20 जी। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा। और अगर मोशन स्टार्ट हो रहा है तो एक्सेलरेशन जस्ट 0 से बड़ा स्टार्ट होना शुरू हो गया, तो बेटा एक चीज बताओ मुझे, एक्सेलरेशन जस्ट स्टार्ट हुआ होगा तो ए की वैल्यू 0 ले लो। अब बताओ कितने टाइम पे मोशन स्टार्ट होगा बताओ। बेटा ए को 0 पुट करो, फ्रिक्शन को दिस मच पुट करो, तो व्हाट इज द वैल्यू बताओ। सर 5। 5 आ रही है, रुको, 5/2 फ्रिक्शन की जगह जी सर 5 आ रहे 0.4 इंटू 20 जी डिवाइडेड बाई 40। तो हो जी 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 ठीक है। अगर मैं 0.4 उससे ये कैंसिल कर दूं, 10 से 40, हाँ 5 सेकेंड आ जा रही है बेटा। ठीक है बेटा। तो बेटा ये तो फिर मोशन स्टार्ट ही नहीं होगा, मतलब हमको तो t इक्वल टू 1 पे निकालना है ना। 0.5 होगा ना। 0.5 है ना, तो 5 कौन बोल रहा है। ये बेटा देखो हाफ आ रही है ना, हाफ सेकंड आ रही है, 0.5 सेकंड आ रहा है। यस सर। ठीक है बेटा, वही तो फिर ऐसे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता, 1 सेकंड पे पूछा है एक्सेलेरेशन। अब बताओ 0.5 सेकंड आ गया, इसके बाद क्या होगा बताओ, कोई दिक्कत है अब इसके बाद। बेटा यू हैव गॉट योर सोल्यूशन, आपसे क्या पूछा है। अब t इक्वल टू 1 पुट करो, खटाक से अपना आंसर ले लो इसमें से, अब तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है ना। t इक्वल टू 1 पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। बेटा इफ यू विल पुट t इक्वल टू 1, कि मैं हम लोगों ने एक्स्ट्रा कर लिया कि कब मोशन स्टार्ट होगा, बट जैसे ही तुम t इक्वल टू 1 पुट करोगे यू विल गेट योर आंसर। t इक्वल टू 1 पुट करने पे कितना हो जा रहा है, 40 इक्वल टू 65a प्लस ये फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई थी बेटा बताओ जरा। सर 80। 80 आ रही है। सर जी को कंसिडर करेंगे सर, और तो 80 आ रहा है। क्या क्या क्या। सर अगर मतलब जी है ना तो सर नीचे टाइम पीरियड भी सर 5 सेकंड ही आ रहा है सर। एक एक धीरे धीरे बोलो बेटा, आवाज कट रही है, आप बोलो। सर नीचे जो टाइम है सर, हाँ हाँ, सर वहाँ पे 5 सेकंड ही आ रहा है, हम जी को काउंट नहीं कर रहे हैं शायद। यहाँ 5 सेकंड है। सर जी को 10 पुट कर रहे हैं तो सर 5 ही आ रहा है। तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। जी सर 5 आ रहा है। वही मेरे को भी दिख रहा है। लो, बेटा मैंने कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया, एक बार आप लोग चेक कर लो।
सर आपने नीचे से 2 से मतलब 20 को 2 से काट दिया है 20 को तो इसलिए और एक 0 नहीं आ रहा। ही जाएगा ना। सर वो जी भी तो है, मतलब कि जी इक्वल्स टू 10। बेटा ये कैलकुलेशन ये सब बच्चों वाली चीज आप लोग करो बेटा। इसको 200 बना लो, चलो इसको 2 को नीचे लेते आओ तो 80 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? तो भी बेटा 5 तो आ ही रहा है बेटा, ये तो छोटा सी। ठीक है बेटा, और कहीं मैंने कुछ एरर किया है क्या ये बताओ पुट करने में? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं समझ गया मैंने क्या एरर किया है। आप में से किसी को एरर दिखा? बेटा कोई भी बच्चा एरर देख पा रहा है? मैं बताऊं? देखो हमने एरर क्या लिया है बेटा, देखो रस्सी तब तक टाइट होती ही नहीं है जब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। क्या आपको मेरी बात समझ आई? तो हमको सिर्फ फ्रिक्शन निकालने के लिए जब टाइम इक्वल टू जिस टाइम पे मोशन बॉडी स्टार्ट करेगी उस समय हमें ये एक्सप्रेशन यूज नहीं करना है। ये तब जब रस्सी टाइट हो जाएगी, व्हेन रोप इज टाइट, तब ये इक्वेशन यूज होगी। अगर हमको सिर्फ ये निकालना है कब बॉडी मोशन स्टार्ट करेगी, तब बेटा जैसे मान लो इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक पे तुम्हें सिर्फ ऐसे सोचना है कि यहाँ पे 40t लग रहा है और अभी रस्सी टाइट ही नहीं हुई है, सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है। आपको क्या किसी बच्चे को मेरी बात समझ आई? तो कंडीशन ये थी कि 40t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू यानी म्यू एम जी। अब बताओ टाइम की वैल्यू कितनी आएगी? ये एक्सप्रेशन था। आपको समझ आ गया गलती क्या हुई थी? बेटा आप ये सोचो, आप एक टीवी या फ्रिज को धक्का दे रहे हो, ऐसा मत करना। अगर उसके पीछे एक रस्सी है वो तब तक टाइट ही नहीं होगी। बेटा देखो जब तक ये कंस्टेंट मोशन में नहीं आएंगे बॉडी ए और बॉडी बी, तब तक रस्सी टाइट ही नहीं होगी, तब तक वो टेंशन लगा ही नहीं सकती है। तो टी इक्वल टू 0 जिस पे टेंशन मतलब ये मोशन स्टार्ट होगा वो तब होगा जब 40t इज ग्रेटर देन म्यू एम जी। तो इससे सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है टाइम की वैल्यू? क्या मतलब इनिशियली मतलब टेंशन मतलब किसी में नहीं है, मतलब वैसे ही पड़ा है नहीं सब आएगा। सिस्टम। हाँ वो टेंशन आएगा ही नहीं बेटा, जब तक ये दोनों बॉडी खींचेंगी नहीं ना तब तक टेंशन आएगा ही नहीं। रस्सी सिर्फ ऐसे हवा में भी लटकी तो टेंशन नहीं लगा सकती। रस्सी का टेंशन उसके खिंचाव पे डिपेंड करता है। तो बेटा टाइम की वैल्यू निकालो, अब कितनी आ जाएगी बेटा? इस एक्सप्रेशन से मत निकालना टाइम की वैल्यू। ये एक्सप्रेशन तब ट्रू है जब कंस्ट्रेंट मोशन या मोशन स्टार्ट हो चुका है। आपको इस एक्सप्रेशन से निकालना है 40t इक्वल टू म्यू एम जी। बेटा बताओ कितना आ रहा है? सर 2 सेकंड्स। 2 सेकंड आ रहा है। म्यू की वैल्यू 0.4 है, मास 20 है, जी 10 है, बाई 40 है। कितना आ गया बताओ? सर 2 आ रहा। 2 सेकंड आ रहा है। जी सर। ऐसे भी तो स्टार्ट नहीं होगा बेटा मोशन। सर टी इक्वल टू 0 कब लिया है सर, वो मतलब थोड़ा क्वेश्चन में नहीं दिया है ठीक से। नहीं तो t इक्वल टू 0 वहीं पे देगा ना बेटा, जब बॉडी में 40t दिया हुआ है ना। जैसे ये देखो ना, t इक्वल टू 0 मतलब जीरो फोर्स, फिर t इक्वल टू जी सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आ रही है बेटा अब? जी सर अब आ रही है। जी सर। ठीक है बेटा, तो हमारा टाइम जो आना चाहिए था, अ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकंड दे दो बेटा, मैं आंसर बता रहा हूँ अभी।
अच्छा बेटा इसमें t इक्वल टू वो पुट करो, t इक्वल टू 1 पुट करो, कितना आ रहा है बताओ, a की वैल्यू कितनी आ रही है? अगर इस एक्सप्रेशन में t इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 40 इक्वल टू 65a प्लस 5/2, फ्रिक्शन की वैल्यू तो बेटा 80 है ना, फ्रिक्शन तो म्यू इंटू एन आप लोग निकाले थे ना बेटा, 80 आएगा ना, म्यू इंटू एन। सर एज ही 80 आएगा आ ना। रहा ये 80 है, सॉरी सॉरी। है जी सर। तो बेटा फिर ये तो मोशन स्टार्ट नहीं होगा, है ना? बेटा क्वेश्चन में तो एरर है, फिर तो बच्चों का आंसर कैसे आया रे? ये तुम लोग का आंसर आ कैसे रहा है? सर 8 न्यूटन ले गए थे तो गलत आ रहा। नहीं नहीं बेटा, अगर मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई एरर दिया है, क्वेश्चन मतलब प्रिंटिंग एरर है क्वेश्चन में, अब बात समझ पा रहे हो? जी सर। आपका, क्योंकि देखो ना, अगर फ्रिक्शन 80 न्यूटन लग सकता है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इतनी है ना बेटा, 0.4 म्यू इंटू एन, तो 80 न्यूटन, तो 40t 80 न्यूटन बेटा ये स्टार्ट ही नहीं होगा, समझ पा रहे हो? तो क्वेश्चन मुझे जी सर। पड़ेगा t इक्वल टू 10 सेकंड या कुछ बढ़ा के पूछना पड़ेगा, t इक्वल टू 1 गलत है, यहाँ पे क्वेश्चन में बस ये चेंज कर लो, t इक्वल टू 1 हटा दो, अब क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐसे बना देना, t इक्वल टू 10 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना है, ये कुछ चेंज कर देना फंडामेंटल, क्योंकि t इक्वल टू 1 पे बेटा कॉमन सेंस से लगा के देख लो बेटा, ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट क्यों है, क्योंकि अगर t इक्वल टू 1 है तो 40 न्यूटन इधर लग रहा है और आप इधर ही देख रहे हो फ्रिक्शन ही सफिशिएंट है, तो क्या एक्सेलरेशन होगा बॉडी का? बेटा देख पा रहे हो? तो इसका आंसर जी सर। t इक्वल टू 1 आता तो दोनों एक्सेलरेशन का आंसर क्या आ जाता? 0 0। बात समझ गए? यस। अरे बेटा जब तक ये नहीं चला ना, टेंशन आएगा ही नहीं, टेंशन नहीं आएगा तो ये ब्लॉक, ये बोलेगा कौन भाई, मैं तो अपनी जगह पे ही रहूंगा, मैं नहीं चलने वाला। बात समझ आई? बॉडी बी मस्ट बी मूविंग, देन द टेंशन विल हैपन, देन द बॉडी ए विल स्टार्ट टू थिंक। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर है 0 0, अदरवाइज क्वेश्चन को चेंज करो, t इक्वल टू 10 डालो, और हम लोग जो कर रहे थे सब सही था, इस ये वाले स्टेप को छोड़ के सब कुछ सही था। बॉडी मोशन तभी स्टार्ट करेगी जब तुम्हारा 2 सेकंड हो जाएगा, तो t इक्वल टू 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड सब पे एक्सेलरेशन अब तुम निकाल सकते हो इसको पुट करके, ठीक है? आगे बढ़े। बेटा ये क्वेश्चन समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जी सर। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। अर्थ ब्लॉक, अर्थ, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप जल्दी कर लोगे अगर कोई सिली मिस्टेक नहीं किए तो। ये डिस्क है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, और आपको बोला गया है कि डिस्क प्योर रोलिंग कर रही है ब्लॉक के ऊपर, मतलब स्लिप नहीं हो रही है, प्योर रोलिंग कर रही है। यहां तक समझ आया बेटा? तो व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द डिस्क, फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी। रोटेशन रिवीजन, जल्दी बताओ बेटा। बेटा पता है, एक सिंपल सी बात जानना, किसी भी टॉपिक में ना आपको बस अच्छे से क्लासिफिकेशन करना होता है, जब रिवीजन करो ना एक बहुत क्लियर कट क्लासिफिकेशन करो, जैसे काइनेमेटिक्स है तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, 1D रिलेटिव मोशन, उसके बाद 2D में प्रोजेक्टाइल, और फिर तुम्हारा सर्कुलर मोशन, जितनी तगड़ी तुम्हारी, और उसके अंदर फिर जाके तगड़ी क्लासिफिकेशन करो। अच्छा सर्कुलर मोशन है, उसके अंदर क्या है, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, मतलब वो बच्चों वाली, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी वाली, ठीक है? अगर उसके बाद क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर, और फिर परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर फॉर पोजीशन एंड यूनिट वेक्टर फॉर परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन, वो निकालो। उसके बाद तुम बेटा, अगर तुम्हें
यूसीएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं वो निकालो। मतलब एक तरह से तुम्हारी क्लासिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, एनालॉजी बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तुम्हारा जितना तगड़ा तुम्हारे क्लासिफिकेशन चलेगा ना, उतना तुम्हें मजा आएगा। इन क्वेश्चंस के लिए हिंट मैं तुम्हें दूं बेटा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक ही टेक्निक लगती है, एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट। बेटा इस पॉइंट को पी मान लो, ये डिस्क है और ये रिंग नहीं है बेटा, डिस्क है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू, इस टाइप की इक्वेशन ही लगेगी। हिंट हमेशा यही रहेगी ऐसे क्वेश्चंस में। बेटा जे एडवांस का रास्ता कंफर्ट जोन के बाहर ही है। कंफर्ट जोन में आप एनआईटी राउरकेला में सीएस लेके सो सकते हो आराम से चिल मारते हुए, पर जे एडवांस का रास्ता हमेशा आपके कंफर्ट जोन के बाहर ही रहेगा। आपको डेली पेन लेना है, डेली क्वेश्चंस के साथ स्ट्रगल करना है, कंपैरिजन नहीं करना है दोस्तों से। बेटा मैं पिछले 6-7 साल से यहाँ पे बच्चों को समझा रहा हूँ कि जे एडवांस का कट ऑफ सिर्फ 30 से 40% के बीच में अच्छा कॉलेज मिल जाता है। आपको बहुत तेज नहीं होना है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। जो भी आप चीज पढ़ रहे हो वो क्लियर कट समझ आनी चाहिए। इस ब्लॉक का मास m मान लेना, उसकी जरूरत पड़ेगी, मतलब डिस्क की मास की जरूरत पड़ेगी बेटा। बेटा किसी बच्चे का आंसर आया? मैं चलो हेल्प करता हूँ आपकी। लेट अस से कि आपने बेटा ब्लॉक के ऊपर प्योर रोलिंग होने का मतलब है इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। क्या ये बात आपको समझ आई? बेटा कभी भी प्योर रोलिंग पे लोएस्ट पॉइंट हमेशा रेस्ट पे रहता है। प्योर रोलिंग का मतलब सिंपल, किसी चीज को बेटा आप घर में जो एक किसी चीज को बेटा किसी भी चीज को आप डगरा दो, अगर वो स्लिप नहीं हो रहा है तो प्योर रोलिंग है। और प्योर रोलिंग कई बच्चे अपने तरीके से याद करते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर अल्फा होगा। याद है बेटा ये सब चीजें? याद है बेटा? जी। अब ये धोखा क्यों देगा? ये आपको धोखा देगा। ये गलत नहीं है बेटा, पर ये आपको धोखा देगा। क्यों देगा मैं समझाता हूँ। क्या बेटा आप बताओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन सेम होता है? किसी भी दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन सेम होता है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है बेटा, तो आप मुझे बताओ जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क होगा उसका एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। 3। वेरी गुड। अब इस डिस्क को देखो, इस पे फ्रिक्शन डेफिनेटली आगे लगेगा बेटा। क्यों? अगर ब्लॉक आगे जाएगा तो फ्रिक्शन उस पर आगे लगाएगा। इस तरीके से फ्रिक्शन लगने पे आर अल्फा ऐसे होगा, हाँ या ना? आर अल्फा, आर अल्फा ऐसे होगा ना बेटा? सेंटर के रिस्पेक्ट में आर अल्फा की वैल्यू ऐसे होगी बेटा, कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अगर अब सेंटर के रिस्पेक्ट में इसकी मतलब जो सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन ऐसे होगा आर अल्फा। अब मान लेते हैं कि सेंटर का एक्सेलरेशन आपने ए लिख लिया,
और ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लिख लिया। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आप कैसे लिखोगे? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है बेटा? हाँ चलो, मुझे आंसर भी आ गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। देखो पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर दोनों साथ चल रहे हैं, डिस्क और ये ब्लॉक, मतलब बेटा एक बात समझना, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में डिस्क प्योर रोलिंग कर रहा है, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, तो लोएस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम एज ब्लॉक होगा। तो पॉइंट P के आ गया 3i, वेक्टर की इज्जत करें तो पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर कितना होगा? आर अल्फा होगा बेटा। सेंटर के रिस्पेक्ट में हमेशा भी कोई बेटा, पंखे के ना सेंटर पे चले जाओगे तो पंखे का एक्सेलरेशन तुम्हें, जो इसका एक्सेलरेशन हमेशा आर अल्फा ही दिखेगा, आर अल्फा आई। और सेंटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना दिया है बेटा? हम मान लेते हैं ए होगा, तो ए आई। यहां तक कोई डाउट बेटा? ये इक्वेशन 1 मान लो। यहां तक क्लियर है बेटा? तो कितने बच्चों का बल्ब जल रहा है कि एक्सेलरेशन ए जो लिखा है वो सेंटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 माइनस आर अल्फा आ गई, हाँ या ना? बेटा देखो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने आर अल्फा बस इधर भेज दिया है। अब तुम मुझे बताओ बेटा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बच्चों वाले तरीके से बताओ, इस पूरे डिस्क को देखो, इकलौता फ्रिक्शन आगे लग रहा है, तो यही फोर्स एम इक्वल टू एम ए के जिम्मेदार होगा, हाँ या ना? और याद रखना बच्चे गलत तरीके से समझते हैं, एफ इक्वल टू एम ए को तुम्हें ऐसे समझना चाहिए, नेट फोर्स इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम सेंटर ऑफ मास। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? तो अगर फ्रिक्शन ही उस पर इकलौता फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू होनी चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन ए। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? देख लो बेटा, और कोई फोर्स है ही नहीं जो आगे लेके जाए। अब मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं कि मुझे टॉर्क वाइज भी बताओ, तो बेटा ये एफ रहा और ये सेंटर रहा, ये दूरी आर रही, तो टॉर्क कितना लगेगा? आर इंटू एफ। नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है कि नहीं बेटा? आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा बताओ? एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। अल्फा, अल्फा रहने दो। अब तुम मुझे यहां से आर अल्फा निकाल के दो बेटा। ए को यहाँ पुट कर दो, ए को यहाँ पुट कर दोगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी एम इंटू 3 माइनस आर अल्फा। और यहाँ से तुम मुझे जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली, इस वाली इक्वेशन से आर अल्फा निकाल के बताओ कितना आएगा आर अल्फा की वैल्यू? कितना आ रहा है बेटा बताओ? 2 उधर भेज दो, 2f आ गया, एक आर काट दो, आर अल्फा विल कम एज 2f बाई एम। कितना आ रहा है? अब यहाँ पुट कर दो, f इक्वल टू m 3 माइनस 2f बाई एम। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 3f इक्वल टू 3f m। बेटा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कुछ गलत तो नहीं है? बेटा मैंने कोई कैलकुलेशन एरर किया है क्या कहीं पे? ये इक्वेशन सही थी? मैं चलो नेक्स्ट पेज पे साफ साफ लिख देता हूँ। आई होप अब आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि अगर एक ब्लॉक है, अगर ये एक्सेलरेशन 3 से जा रहा है, दैट मीन्स अगर इसके ऊपर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो लोएस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन भी 3 है। तो अगर सेंटर के एक्सेलरेशन को मैं ए मानूंगा तो कॉमन सेंस से इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, तो मुझे पहला इक्वेशन बहुत सिंपल मिलेगा, एफ इक्वल टू एम में, क्योंकि एफ इक्वल टू एम में ए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। अब मैं अगर इस पे वो इक्वेशन लगाता कॉमन सेंस वाली, तो मुझे पता है कि ये जो फ्रिक्शन है यही टॉर्क दे रहा होगा।
तो अगर एक्सेलरेशन अल्फा होगा एंगुलर वाला, तो लोएस्ट पॉइंट पे मैं इक्वेशन लगाऊंगा पॉइंट पी पे, acceleration of point P with respect to Earth, that is 3 given, equal to acceleration of point P with respect to center plus acceleration of the center with respect to Earth. Center with respect to Earth को हमने A लिया है, point P with respect to center will be R alpha only. तो मुझे यहाँ से इक्वेशन ऐसे मिल जाएगी कि A equal to 3 minus R alpha. यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? अगर A equal to 3 minus R alpha आया, देख पा रहे हो बेटा यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक? ये क्या है आपका एक्सेलरेशन ऑफ इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बेटा पता होना चाहिए mr²/2। अब मैं टॉर्क वाली इक्वेशन जब लगाता, तो मैं टॉर्क वाली इक्वेशन में लगाता फ्रिक्शन इनटू आर मस्ट बी आई अल्फा। नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है ना बेटा। अब बस अल्फा की मतलब इसमें मैं आई की जगह mr²/2 पुट कर देता, इंटू अल्फा आता, एफ आर आर कट जाता, 2f इक्वल टू m आर अल्फा होता, या आर अल्फा इक्वल टू 2f/। बेटा एक बार कैलकुलेशन चेक करके बताओ ये सही है यहाँ तक? बेटा कोई एरर है इसमें? अब मुझे फ्रिक्शन इकलौता फोर्स है जो आगे की तरफ लग रहा है, तो फ्रिक्शन की जगह मतलब अब मैं यहाँ पुट करना स्टार्ट करता हूँ, पहले यहाँ पे ये और फिर आर अल्फा की जगह ये, यानी मैं ए की वैल्यू यहीं पे पुट कर दूंगा 3 माइनस आर अल्फा दैट इज 2f/m। अब मेरी इक्वेशन आ गई A इक्वल टू m इंटू 3 2f माइनस m। बेटा इसको सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है? सर F equal to M। F equal to M। सर F equal to M। तो बेटा सही आंसर है, जितने बच्चों का F इक्वल टू M आया वो सही है। ठीक है, किसी का आया है? मैंने चैट नहीं देख पा रहा हूँ बेटा, थोड़ा थोड़ा हैंग कर रहा है सिस्टम, बट चैट देख पा रहा हूँ पर रुक रुक के, एक क्लिक करने के थोड़ी देर बाद खुल रहा है। तो आपका ये आंसर सही है बेटा। मुझे इस केस का जनरल आंसर ही याद है क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट हो जाएगा। आप ऐसे याद रख सकते हो, फ्रिक्शन की वैल्यू ma/3 आती है। तो मुझे आंसर याद है इसलिए मैं चेक कर सकता हूँ कि ए की वैल्यू अगर 3 दी है तो आंसर F इक्वल टू M आना चाहिए 2, जो कि करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। एक क्वेश्चन आपके लिए और, चलो बेटा आप लोग ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है आप लोग को? कैसा स्ट्रक्चर है ये? सर हेक्सागन। मतलब ये रेगुलर हेक्सागन है, ड्राइंग मेरी गंदी है, भावना को समझे। दिस इज रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, और इसकी जो इसको ए मान लेना। ये समझ आ रहा है बेटा? अब तुमसे पूछा है कि एक जेवलिन थ्रोअर है जिसका नाम नीरज चोपड़ा है, वो यहाँ से जेवलिन ऐसे फेंकता है और हर पॉइंट को ऐसे टच करते हुए, बेटा यहाँ पे भी टच होगा, मेरी ड्राइंग गंदी है बेटा, आपको ये डिस्टेंस x बताना है कितना होगा। आपके सामने बहुत बड़ा सा एक रेगुलर हेक्सागन रखा है और आप यहाँ से टच कराते हुए, यहाँ से टच कराते हुए, यहाँ से टच कराते हुए, यहाँ से टच कराते हुए यहाँ पे गिरते हो, तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज? बताओ बेटा, इमेजिन करो क्वेश्चन को।
मुझे पता है बेटा आप लोग को न्यूमेरिकल क्लास में बहुत मजा आता है। क्योंकि लास्ट क्लास में मैग्नेटिज्म में सब डरे हुए थे। बेटा याद रखना मैग्नेटिज्म चौथी पांचवी बार में समझ आएगी, पेशेंस से लेक्चर नोट्स बनाना बस। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। बेटा आपके सामने बहुत बड़ा हेक्सागन स्ट्रक्चर पड़ा है और इसको वर्टिकल प्लेन में समझना। ये एक वर्टिकल प्लेन में एक रेगुलर हेक्सागन पड़ा है। आप उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे आते हो और वहां से अच्छा स्टोन समझ लो, एक स्टोन फेंकते हो जो ऐसे ऐसे टच करते हुए जा रहा है बेटा। ठीक है, मतलब ए बी सी डी को टच करते हुए यहाँ गिरेगा। ठीक है, तो आपसे हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी गई है इस प्रोजेक्टाइल की। क्या आपको थोड़ा सा समझ आया बेटा? बेटा क्या होमवर्क दे दो क्या? सर 2 मिनट। हार्ड नहीं है बेटा, बस थोड़ा सा लेंदी है।
बेटा नेक्स्ट पे आए कि ये क्वेश्चन बेटा लेंदी है, लंबा है, मतलब वैसा नहीं है जैसा मतलब आप सोच रहे हो, तो बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, आंसर बता दूं? रेंज विल कम एज √7 है। ये जो x की वैल्यू है ये √7 ही आएगी। आगे बढ़े बेटा। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपकी इमेजिनेशन लगेगी। ये क्वेश्चन आपसे अभी हो जाएगा शायद। भावनाओं को समझना। ये देखो, ये बॉल थोड़ी अच्छे से, ये स्फेरिकल दिख रही है मान लो ऐसे, वो बेटा बैगन की तरह नहीं है, वो स्फेरिकल है। इसको हम बॉल एक्स मानते हैं और थोड़ी हाइट से यहां से एक आइडेंटिकल बॉल को ड्रॉप करा देते हैं। ये इस स्ट्रिंग से टच में नहीं है बेटा, मतलब बस ऐसे स्लाइड करके जा रही है। ठीक है बेटा। सो दैट जब ये नीचे पहुंचती है तो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन करती है, बॉल एक्स के साथ इलास्टिक कोलिजन करती है, और कोलिजन के वक्त एट टाइम ऑफ कोलिजन इसकी वेलोसिटी v रहती है। ये समझ गए बेटा, बॉल y की, y विल हैव ए वेलोसिटी v, और दोनों स्फीयर आइडेंटिकल हैं, कहीं कोई फ्रिक्शन का जिक्र नहीं है, इलास्टिक कोलिजन बोल दिया गया है। आपको बॉल x की इमीडिएट वेलोसिटी बतानी है आफ्टर इम्पैक्ट। वेलोसिटी ऑफ बॉल x आफ्टर इम्पैक्ट। कम ऑन बेटा फास्ट बताओ। सर दोनों रेडियस सेम थे। हाँ हाँ, सब सेम आइडेंटिकल स्फीयर है। ये बिल्कुल बेटा आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको बस टीचर की वो बात याद रखनी होती है। क्योंकि मुझे एक आंसर आया है, मैं चेक कर लेता हूँ। बेटा मुझे ये नहीं नहीं बेटा, ये इम्पैक्ट के समय वेलोसिटी भी है, इसी के टाइप में आंसर दो। मैं आपकी ऐसे मदद करता हूँ, जैसे बॉल एक्स ऐसे है, ऐसे सोचो कि जब बॉल वाई स्ट्राइक कर रही होगी, जब बॉल वाई स्ट्राइक कर रही होगी तो इसकी वेलोसिटी ऐसे तुमको v दे रखी है। सोचो बेटा। बेटा आपको ये याद है कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो अगर आइडेंटिकल, अच्छा बेटा ये बताओ मुझे, हम कभी भी जब किसी से टकराते हैं
तो किस चीज के अलोंग मोमेंटम कंजर्व करते हैं, सोच के बताओ। कैरम बोर्ड सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर। लाइन जॉइनिंग द सेंटर। देखो मान लो बेटा मैं यहाँ से ऐसे मार रहा हूँ, ऐसे लाइन ऑफ, अगर तुम लकी हो कि वो सर स्फेरिक, सेंटर टू सेंटर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, मैं चलो अगले पेज पे बेसिक थ्योरी बता देता हूँ। मान लो एक डिस्क है, उसको तुमने यहाँ पे एक छोटे से कॉइन से ऐसे मारा, मैंने बोला इसकी स्पीड यू है, ऐसे जाके इसको मारता है। बेटा जब तुम समझोगे तो हम किसी चीज को या तो नॉर्मल रिएक्शन देते हैं या तो फ्रिक्शन देते हैं। तो जब तुम यहाँ पे एक टेंजेंट बनाओगे और फ्रिक्शन एब्सेंट है, अगर सरफेस स्मूथ दिया है तो फ्रिक्शन दे नहीं सकते। तो अगर ये चीज इस चीज से टकरा रही है तो इस पे कैसा फोर्स इम्पार्ट करेगी, ऐसे करेगी ना नॉर्मली। तो मैं बोलूंगा ये जो डिस्क है इसकी जो वेलोसिटी गेन होगी वो इस लाइन के लॉन्ग होगी। क्या ये लाइन आपको समझ आई? दिस इज लाइन ऑफ कोलिजन। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन या फोर्स इसी लाइन के लॉन्ग लगेगा, और इसीलिए यू का भी, अगर मैं पूछूं यू का क्या हुआ, मान लो तुमको लगता है कि सर यू कहीं यहाँ चला गया। बेटा यू कहीं भी चला जाए उसकी सिर्फ ये कंपोनेंट चेंज होगा, ये कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। अगर फाइनल वेलोसिटी v है तो तुम अगर u का इनिशियल वेलोसिटी को देखते और उसका जो कंपोनेंट टेंजेंट के लॉन्ग होता, मान लो ये चीज मुझे थीटा दी होती तो u cos थीटा और v अल्फा होता तो v cos अल्फा बराबर होता। बेटा याद रखना टेंजेंट के लॉन्ग हमेशा वेलोसिटी सेम रहेगी, इसकी वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग चेंज नहीं हो सकती क्योंकि इस पे फोर्स सिर्फ नॉर्मली लग रहा है, और इसकी भी वेलोसिटी सिर्फ नॉर्मल के लॉन्ग या रेडियस के लॉन्ग चेंज होगी। अब जब तुम इससे टकरा रहे हो तो ये वाला y वाला इस पे जो इम्पैक्ट देगा वो रेडियस के लॉन्ग देगा, यानी इसी चीज के लॉन्ग इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, कोशिश होगी। और इसकी भी बेटा, ये हिंट है। अब बेटा बताओ मैं पूरा बताऊं या आप लोग सोचोगे? सर एक मिनट। इस क्वेश्चन के हिसाब से इजी है बेटा। देखो दोनों अगर आइडेंटिकल हैं तो तुम मुझे कॉमन सेंस से बताओ, अगर मैं इन दोनों को, ये डिस्टेंस कितना आएगा बताओ, रेडियस r होगा, ये दूरी कितनी होगी 2r होगी सेंटर टू सेंटर जोड़ने पे, तो ये एंगल थीटा कितना आएगा? बेटा आप समझ पा रहे हो, ये बॉल अगर यहाँ पहुंच जाती और ऐसे इम्पैक्ट करती इस लाइन के लॉन्ग, और मैं आपसे पूछता ये 2r है, रेडियस प्लस रेडियस, ये भी रेडियस है, तो ये एंगल थीटा कितना आ जाता? 30 डिग्री आ जाता। देख पा रहे हो, साइन थीटा इक्वल टू r बाई 2r दैट इज 1/2 दैट इज 30 डिग्री। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? नो चलो बेटा यहाँ तक पहला पॉइंट खत्म हुआ। सिर्फ इतने में भी मैं खुश हूँ कि अगर आपको ये पॉइंट कैच कर गया तो, कि कोलिजन हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन के लॉन्ग होता है। अब एक बच्चे को ऐसे सोचना था, पहला डायग्राम ऐसे बना के कि सर ऐसे आपने बनवा दिया और मुझे ये पता चल गया कि इसको अगर एक ऐसा और बना लेते, चलो, तो इसकी वेलोसिटी v दी है और इस लाइन के अलोंग इसको एक वेलोसिटी मिलेगी, और आपने ये एंगल थीटा निकाल के रख दिया 30 डिग्री। ऊपर से दोनों जगह से 30 डिग्री ही रहेगा बेटा। चलो यहां तक समझ आया बेटा? अब किसी भी कोलिजन में क्या कंजर्व रहता है बेटा बताओ? आपको अभी बताया कि कभी भी क्या चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होना है इस लाइन के लॉन्ग चेंज होगा, टेंजेंट के लॉन्ग कोई चेंज नहीं होता है। बेटा आप लोग को ये चीज समझ आई थी जो मैंने बोली थी? अगर आप जाके किसी चीज को टकराओगे, ये ऐसे टकरा गया, तो जो भी चेंज आना है बेटा इस लाइन के लॉन्ग आएगा। अगर ये सेंटर की तरफ जा रही है तो इस तरफ कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब आपका पार्टिकल अगर ऐसे टकराने जा रहा है तो बेटा सिर्फ इस लाइन के लॉन्ग चेंज आएगा, उसका टेंजेंट के लॉन्ग कोई भी चेंज नहीं आने वाला। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? तो आओ इक्वेशन लिखते हैं अब। देखो लेट अस से कि इसका मोमेंटम, ये एंगल आपको थीटा देख के मान ले रहा हूँ बेटा, और मैं अगर इस चीज को ऐसे सोचूं कि इसकी दो वेलोसिटी कंपोनेंट होगी, एक इस तरफ होगा और एक ऐसे होगा। बेटा ऐसे मैं कर सकता हूँ ना, इस वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट बना सकता हूँ।
एक mv cos थीटा आएगा जो along इस लाइन आया। बेटा मेरी मर्जी, मैं x और y कहीं भी मानूं, मैंने इधर ऐसे सोच लिया और इधर x y सोच लिया, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो बेटा आप ये समझना कि इसका ये चीज इस पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन भूल गए हो कि याद है, ये बताओ। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। और बेटा याद रखना, सॉरी, ईबी लगाते वक्त आप किस लाइन के लॉन्ग सोचोगे? इसके लॉन्ग। टेंजेंशियल कंपोनेंट कभी भी आपको किसी चीज के दूर, मतलब पास आने की स्पीड और दूर जाने की स्पीड नॉर्मली होगी, रेडियल नहीं होगी। क्या आपको ये थोड़ी सी बात समझ आई बेटा? जी देखो, इसका तय है कि इसको स्टार्टिंग वेलोसिटी इस तरफ ही जाना चाहेगा, पर ये धागे से भी बंधा हुआ है, मेरी बात समझना बेटा। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसे दे देता ना, मैं बता रहा हूँ सारे बच्चे कर लेते। मैं तुमको बोल देता कि बेटा ये ब्लॉक है और ये दूसरा वाला, और ये इमेजिनरी एक लाइन है, दूसरा वाला पार्टिकल ऐसे जा रहा है और स्ट्राइक कर रहा है। अब तुम पता है बहुत आसानी से क्वेश्चन कर देते, तुम बोलते सर इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। इस वाले जो ये मान लो तुमको ऐसे दिया रहता है कि ये वी स्पीड से जा रहा है। अब तुमको बस इस लाइन के अलॉन्ग E=1 करना है, कि मान लेते कि अच्छा सर ये जो दूसरा ब्लॉक है इसकी तो पूरी दुनिया बहुत आसान है, इसको तो ऐसी फोर्स लग रहा है, तो इसके बाद फाइनल वेलोसिटी भी ऐसी ही होगी, v डैश। अब तुमको इसको देखना है कि इसके पास क्या होता है। मान लेते हैं टकराने के बाद इसके पास कहीं और वेलोसिटी कुछ होती, जैसे लाइक कुछ ऐसे होती वेलोसिटी x होती, और ये टकराने के बाद की बात कर रहा हूँ बेटा, तो जरूरी नहीं इस लाइन पे हो। तब तुम x को देखते, और ये एंगल मैं अल्फा मान ले रहा हूँ, मान लो। अरे अभी मत सोचो कि सर ये एंगल तो, बेटा देखो टकराने के बाद हो सकता है ये कहीं ऐसे जाने लगे और ब्लॉक बी तुमको ऐसे दिखते रहे, ये वाला बी तुमको ऐसे दिखे। तब मैं आराम से कहता कि भाई ये जो x है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक x cos अल्फा और एक x sin अल्फा। और x sin अल्फा वही होगा जो पहले भी रहता इस तरफ। मेरी बात समझे? ये एंगल तो तुमने 30 निकाल लिया ना बेटा, क्योंकि इस लाइन के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लगा, टेंजेंट के लॉन्ग। तो मैं बोलता x sin अल्फा मेरा v sin 30 होता, और मैं ये बोलता अच्छा ठीक है, फाइनल स्पीड x है मेरी, फाइनल स्पीड इसकी x दी हुई है मुझे, तो इसका ये वाला कंपोनेंट, ये वाला ही मेरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था बॉल की तरफ। बेटा मतलब मेरी बात समझना, स्टार्टिंग में v cos 30 इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कितने बच्चों को ये बात समझ आई कि दिस विल बिकम, अगर आप v से गिर रहे हो तो v cos 30 विल बिकम द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टुवर्ड दिस बॉल, ना कि v। कोलिजन के लिए पास आने वाली स्पीड कौन सी है? इस लाइन पे सोचो बेटा, ये स्पीड है जो पास लाएगी, तो v cos 30 इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बात समझे? जी सर। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देन? बताओ बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी बेटा इसी लाइन के लॉन्ग सोचोगे, कितना आ जाएगा बताओ बेटा? कुछ भी फाइनल स्पीड इमेजिन कर लो बेटा। पता है अगर आप इस क्वेश्चन को, बेटा मैंने सारे पॉइंट बता दिए, मैं क्वेश्चन डिराइव कर दूं? मेरे को जितने पॉइंट आपके रिवीजन कराने थे कि इम्पैक्ट नॉर्मल के लॉन्ग होता है, ई क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व करते हैं, अब चुपचाप से सीधे दो फिगर बनाओ। पहला इनिशियल फिगर जिसपे तुम्हें ऐसा दिखता कि सर ये स्पीड v होती, और दूसरा वाला फाइनल फिगर, लेट अस से कि फाइनली ये कहीं भी जा रहा है, मुझे नहीं पता ये कहाँ जा रहा है, कुछ भी मान लो कि सर ये फाइनल में कहीं रामपुर जा रहा है। बेटा इस बॉल के पास कोई ऑप्शन है बताओ, तो मुझे कॉमन सेंस से बताओ
जो रस्सी से बंधी बॉल है वो कहाँ जा सकती है? तुमको लगता है वो यहाँ जा पाएगी? क्या ये यहाँ जा सकती है? ये कंस्ट्रेंट मोशन कहाँ ले जाएगा इसको, बताओ? इसके पास इसको छोड़ के कोई ऑप्शन है? बताओ मुझे। रस्सी से बंधी है ना बेटा। अच्छा, तुमने कभी क्रिकेट की बॉल को रस्सी से बांध के प्रैक्टिस की है? बेचारे को कैसे भी मारोगे ना, वो बेचारी सीधी ही जाएगी। कहाँ जाएगी? रस्सी तोड़ देगी क्या? ऐसे जा सकती है क्या ये? क्या ये रस्सी बड़ी हो जाएगी? नो आप पूरा फीलिंग के साथ करोगे, अरे सर इसका तो हमें तय है कुछ वी डैश होगा, और सर इसका मान लेते हैं कुछ V1 मान लेते हैं। अब समझ आ रहा है? ये बिफोर कोलिजन वाला सीन है, बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन। क्या यहाँ तक समझ आया बेटा? तब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब सिर्फ इक्वेशंस लिखनी बची हुई है। आपने यहाँ पे ये निकाल लिया था, ये एंगल 30 था। यहाँ पे भी एंगल 30 ही रहेगा ड्राइंग के हिसाब से। ठीक है बेटा? अब मुझे बताओ, अगर ये 30 है तो बेटा ये टेंजेंट के लॉन्ग कंपोनेंट कितना आता? मैं अगर इसको, बेटा मेरी बात समझ पा रहे हो? इसको मैं एक ऐसे नॉर्मल बोल रहा हूँ और इसको टेंजेंट बोल रहा हूँ, तो टेंजेंट वाला कंपोनेंट कितना होता है बताओ? अगर ये 30 है तो क्या v sin 30 नहीं आता बेटा, ये वाला कंपोनेंट? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर ये 30 जी तो ये कंपोनेंट v/2 होता टेंजेंशियल वाला, जी सर। तो वो कभी चेंज होने ही वाला नहीं है क्योंकि फोर्स नॉर्मली लगता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। लेट अस से रुको रुको रुको, बस एक चीज और। ये थीटा होगा, दैट इज ट्रू 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 ट्रू। कहाँ गया रबर? सॉरी। लेट अस से बेटा कि ये चीज कहीं भी चली जाएगी, मतलब आफ्टर कोलिजन इमेजिन करना। ये डायग्राम बने रहने दो, बट ये ऐसा फील करो कि ये कहीं भी चली जाएगी। आफ्टर कोलिजन ये चीज किसी भी तरफ जाने को तैयार है। ठीक है? अब बस तुम मुझे बताओ, अगर एक कंपोनेंट ये नॉर्मल वाला है और ये टेंजेंशियल वाला है, अगर इसकी स्पीड v1 है, v1, और मुझे ये एंगल नहीं पता कि एंगल कितना है, तुम किसी भी एंगल को, ये कहाँ जाने वाला है हमें नहीं पता बेटा, इस एंगल को थीटा मान लो तो ये भी थीटा हो जाएगा। देख पा रहे हो? बेटा एक सेकंड। ये बेटा आप लोग का सर ये थीटा तो हमें पता है ना, 30 होगा। बेटा जैसे मान लो ये कोलिजन जब हो गया, अच्छा ठीक है, तुमको ये फील हो रहा है कि इसके ऊपर एक नॉर्मल इम्पैक्ट ऐसे होगा, जी सर। इसके ऊपर सिर्फ एक नॉर्मल इम्पैक्ट ऐसे होगा। अच्छा तुम बताओ, ये एक बॉल है बेटा, एक सेकंड देना, सिस्टम हैंग किया। ये खुद बताओ, अगर मैं किसी एक बॉल पे, बेटा आप लोग को आवाज तो आ रही है ना? जी सर। यस रुको रुको बेटा, हाँ शायद अब चल जाएगा। अगर मैं इस बॉल को देखूं जो ऊपर से आ रही है,
इसके ऊपर एक इम्पैक्ट ऐसे हुआ नॉर्मल, और इसकी वेलोसिटी ऐसे थी। तो बेटा अगर किसी की वेलोसिटी ऐसे होती है, उस पर नॉर्मल इम्पैक्ट ऐसे होगा, मतलब फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये कहाँ जाएगी? बेटा फोर्स क्या अपनी तरफ कुछ मोड़ता है ना? जैसे तुम ऐसे जा रहे हो और फोर्स ऐसे लगा, तो तुम्हारा डायरेक्शन तो चेंज हो सकता है ना? जी खुद सोचो, तुम ऐसे जा रहे हो, कोई तुम ऐसे जा रहे हो स्पीड से, कोई ऐसे फोर्स लगाएगा, तो तुम मुड़ तो जाओगे ही ना यहाँ पे। बात समझे बेटा? जी सर। और बेटा इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बच्चों का आंसर देख रहा था, तो वो आंसर एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में तुम बस यही सीख पाओगे कि सर जो भी मान लो, फाइनल वेलोसिटी तुमको जहां माननी है मान लो। जैसे मैंने फाइनल वेलोसिटी, जैसे इसमें तो नीचे मान ली, मैंने यहाँ ऊपर मान ली, बहुत कस के इम्पैक्ट हो गया, V1 ऊपर चला गया। बट बेटे जब फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग लगा है, तो ये कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। बात समझे? फ्रिक्शन नहीं है तो ये कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। तो V1 को तुमने कुछ भी मानो, बेटा V1 को तुम कुछ भी मानो, आपका V1 का ये वाला टेंजेंशियल कंपोनेंट विल बी सेम एज V/2। क्या ये बात समझ आई? बेटा ब्लॉक इसकी जो भी स्पीड है उसको आप किसी भी डायरेक्शन में मान लो, बट उसका जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे, अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल नहीं बोल सकते, इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट हमेशा इसके V/2 के बराबर होगा। ये बात आपको समझ आई बेटा? जी सर। और जो E की वैल्यू लगानी, तुम्हें जो फॉर्मूला लगाना है बेटा, देखो बात ये है ना कि तुमको यहाँ पे इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले वेलोसिटी अप्रोच होती, वो होती V cos 30, ठीक है? और आफ्टर कोलिजन ये V डैश से जा रहा है ना बेटा, ये एंगल हमारा कितना आ चुका है बताओ? ये वाला एंगल कितना आएगा? सर 60। 60 आएगा। तो ये इस तरफ जाएगा, भले ये ऐसे V डैश से, पर इसका जाने, इस लाइन के लॉन्ग इसका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? V डैश cos 60 डिग्री, इस तरफ वाली वेलोसिटी। और इसकी जो वेलोसिटी जाने वाली है वो ये V1 वाली लेनी पड़ती, V1 का ये कंपोनेंट। मान लो अगर हम इस एंगल को कुछ अल्फा वल्फा मान लेते, जैसे इसको थीटा की जगह इसको अल्फा मान लेते, तो हम ये बोलते कि हमारा ये जो ब्लॉक है ऊपर वाला, वो ऊपर एक स्पीड से जा रहा है V1 साइन अल्फा से, और ये जो नीचे वाला है उसकी ये वाली वेलोसिटी है V डैश cos 60 के बराबर करते, तब आपकी इक्वेशन आती। और मेरे ख्याल से बेटा आंसर एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं आएगा। क्या आप किसी बच्चे का एग्जैक्ट आंसर आ रहा है क्या? वेरी हाईली अनलाइकली कि किसी बच्चे का एग्जैक्ट आंसर आएगा। बेटा ये फॉरेन ऑथर की किताब के क्वेश्चन है, इसमें मतलब वो लोग आंसर कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो आपके कोर्स में वो बना देगा ऐसा, वो जानबूझ के रेडियस ऐसा वैसा लेगा कि एग्जैक्ट है। मैं आपको सिर्फ थ्योरी समझा सकता हूँ बेटा इसकी। सर हम जो मतलब पिछले मतलब सर हाँ। उस टाइम जो पढ़े थे वो तो मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन में सिर्फ अगर E1 होगा तो फिर वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है नहीं नहीं बेटा, सर यहाँ। ये तब एक्सचेंज होगी जब दोनों फ्री बॉडी होगी। तुम रस्सी से बांध रखे हो, याद रखना कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है। एवरी कोलिजन विल हैव कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है? और velocity जी सर। will happen only when the both bodies are free and having same mass. तो बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूँ। अच्छा आप लोग इतना टफ क्वेश्चन मत करना, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेना। बेटा थोड़ा सा सिस्टम फिर से हैंग कर रहा है, नो आइडिया क्यों, एक सेकंड दे दो मुझे।